हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिप्स नर्सिंग पॉइंट। जैसा कि आपको पता है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हम उनके साथ डील कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम हाजिर हैं एक और नए टॉपिक के साथ, इनफर्टिलिटी, है ना, जो कि एमएसएन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अक्सर करके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इनफर्टिलिटी होता क्या है, डेफिनेशन के साथ डील करते हैं, जानते हैं कि क्या होता है। तो इट इज डिफाइंड एज फेलियर टू अचीव ए क्लिनिकल प्रेगनेंसी आफ्टर 12 मंथ्स और मोर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। कहने का मतलब यह है कि कोई भी कपल, ठीक है, रेगुलर अनप्रोटेक्टेड 1 साल या उससे ज्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है और उसके बावजूद अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं इनफर्टिलिटी। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं क्या होता है। इट इज डिफाइंड फेलियर टू अचीव ए क्लिनिकल प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या कहते हैं? मतलब इसमें क्या होता है, जो प्रेगनेंसी होती है वो कंसीव नहीं होती, जो माँ होती है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती आफ्टर 12 मंथ और मोर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अब कहेंगे अनप्रोटेक्टेड को हो, अनप्रोटेक्टेड क्या होता है? अनप्रोटेक्टेड मतलब कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के यूज के बिना रेगुलर 1 साल या उससे ज्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं और उसके बावजूद जो कपल है वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रहा, प्रेगनेंसी को अचीव नहीं कर पा रहा, तो इस कंडीशन को कहेंगे, इस कंडीशन को इनफर्टिलिटी कहेंगे। ठीक है, मुझे लगता है डेफिनेशन समझ आई होगी। अब बात करते हैं टाइप्स की। ठीक है, तो ये मेनली 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होती है? इस कंडीशन में क्या होता है कि जो माँ होती है वो पूरे लाइफ टाइम में, जो भी लाइफ टाइम का पीरियड होता है उसमें एक बार भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती, उस कंडीशन को कहते हैं इनफर्टिलिटी कहते हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। क्या होता है कि एक बार भी पूरे लाइफ टाइम में एक बार भी, सिंगल बार भी वो प्रेगनेंसी कंसीव अगर नहीं कर पाई है तो उस कंडीशन को कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। वहीं अगर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है, माँ जो होती है, जो कपल होता है, एक बार तो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेता है, माँ जो होती है एक बच्चे को तो डिलीवर कर देती है, लेकिन जब दूसरे बच्चे की बात आती है फिर उस दौरान, उस समय वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती, दूसरा बच्चा को डिलीवर नहीं कर पाती, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उस कंडीशन को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। समझ में आया? मुझे लगता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी में माँ जो होती है पूरे लाइफ टाइम में एक बार भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती। वहीं अगर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की बात करें तो माँ एक बच्चे को तो डिलीवर कर देती है लेकिन सेकंड बच्चे को डिलीवर नहीं कर पाती, उस कंडीशन को कहते हैं, उस कंडीशन को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। मुझे लगा टाइप्स आपके समझ आए होंगे। अब बात करते हैं कॉजेस के साथ। ठीक है, तो बात करते हैं कॉजेस की। तो पहला कॉज है कि लो स्पर्म काउंट। लो स्पर्म काउंट मतलब जो स्पर्म का काउंट है अगर नॉर्मल से उससे डिक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से भी क्या होगा, इनफर्टिलिटी कॉज होगा। अब नॉर्मल कितना? नॉर्मल अगर 20 मिलियन है उससे ज्यादा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर 20 मिलियन से कम हो जाए, मतलब 15 मिलियन से अगर कम हो जाए तो क्या होता है, इनफर्टिलिटी कॉज करता है। ठीक है, अगर 20 मिलियन से 17, 18, 19 तक ठीक है। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल होता है 20 मिलियन। ठीक है, लेकिन अगर 15 मिलियन से कम हो जाए तो वो क्या कॉज करता है, इनफर्टिलिटी को। दूसरे कॉज की बात करें तो लो स्पर्म मोबिलिटी। आप कहेंगे मोबिलिटी क्या होता है? तो मोबिलिटी को हम कह सकते हैं कि एक तरह से स्पीड, स्पर्म की जो स्पीड है अगर वो कम हो जाए तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी कॉज हो सकता है। कैसे? अगर स्पर्म की जो स्पीड है वो लो हो गई तो यहां से स्पर्म एंटर हुआ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ओवम उसका वेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर स्पीड उसकी मोबिलिटी कम हो गई तो क्या वो यहाँ स्पर्म ओवम तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, रास्ते में क्या होगा, डेड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, वो ओवम तक पहुंच नहीं पाएगा, रास्ते में खत्म हो जाएगा, तो क्या कॉज होगी, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी कंसीव होगी नहीं। तीसरे कॉज की अगर हम बात करें तो क्या होगा, अनयूजुअल स्पर्म या फिर एबनॉर्मल शेप। जो स्पर्म है अगर वो कैसा होगा, एबनॉर्मल होगा या फिर उसकी जो शेप है वो अनयूजुअल होगी, वो नॉर्मल नहीं होगी, तो क्या होगा, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। अब कहेंगे कि इससे कैसे कॉज होगा, तो जो ओवम होता है, ओवम, ठीक है, इसके चारों ओर एक लेयर होती है, एक कवरिंग मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। क्या कहते हैं? जोना पेल्यूसिडा। ठीक है,
तो जो नॉर्मल स्पर्म होता है वो क्या करता है, वो आता है पहले और जो इस लेयर को क्या करता है, लेयर को डिसॉल्व करता है, इसे ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अगर जो स्पर्म है उसका शेप कैसा हुआ, अनयूजुअल या फिर अब नॉर्मल हुआ, तो क्या करेगा, वो इस मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। अब जब ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या प्रेगनेंसी कंसीव होगी, नहीं होगी, जायगोट नहीं बनेगा। ठीक है, वही तीसरे अगर कॉज की बात करें तो वो है टेस्टिकुलर इन्फेक्शन। अगर मान लो टेस्टिस में इन्फेक्शन हो गया तो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो नॉर्मल सी बात है इनफर्टिलिटी कॉज होगा। चौथे की बात करें तो जेनेटिक हो सकता है। ठीक है, एक अगले की बात करें तो सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग क्या करती है, जो भी स्पर्म काउंट होता है उसको क्या करती है, डिक्रीज करती है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी कॉज हो सकता है। ठीक है, अगले अगर कॉज की बात करें तो वो है सम ड्रग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। ठीक है, क्या हो गया, कुछ ड्रग्स हो गई जैसे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, कोकेन हो गई, कीमोथेरेपी हो गई, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी कॉज करता है। ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये ड्रग्स जो होती हैं वो जो स्पर्म का काउंट है उसको क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात की मेल कॉजेज की। अब हम बात करते हैं फीमेल कॉजेज की कि फीमेल में क्या क्या कॉज हो सकते हैं। तो पहला कॉज हो गया ओव्यूलेशन प्रॉब्लम। अगर ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, जब ओवम ही नहीं बनेगा, ओवम ही नहीं रिलीज होगा, तो क्या प्रेगनेंसी कंसीव होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इनफर्टिलिटी कॉज होगी। दूसरा मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, अगर उसमें प्रॉब्लम होगी तो नॉर्मल सी बात है ओवम रिलीज नहीं होगा। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई, ओवम रिलीज नहीं हुआ, स्पर्म वहां पहुंच गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, इनफर्टिलिटी। ठीक है, तीसरे की अगर बात करें तो पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये क्या है, ये ओवेरी की डिजीज है। ठीक है, इस कंडीशन में ओवेरी के क्या दो फंक्शन होते हैं। क्या फंक्शन होते हैं, दो फंक्शन होते हैं। एक तो वो एग को, ओवम को क्या करती है, स्टोर करके रखती है, दूसरा उसे प्रोड्यूस करती है। और एक और जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, ईस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है, उसको सीक्रेट करती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम में इसका जो ओवेरी का जो फंक्शन होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, एबनॉर्मल। फंक्शन हम आपको बता ही दिए, क्या फंक्शन होते हैं, एक तो ओवम को स्टोर करके रखती है और दूसरा क्या करती है, उसे प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब जब जो फंक्शन था वो एबनॉर्मल हो गया तो क्या वो ओवम सीक्रेट होगा, प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। अब जब ओवम भी प्रोड्यूस नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है इनफर्टिलिटी कॉज होगी। ठीक है, अगले कॉज की बात करें तो हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन है कि ये जो ईस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं उसका एंटागोनिस्ट होता है, हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर प्रोलैक्टिन का अमाउंट बढ़ेगा तो जो ईस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं उसका अमाउंट क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा, क्योंकि ये उसका एंटागोनिस्ट होता है, उसके विपरीत कार्य करता है। ठीक है, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखते हैं और क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब जब प्रोलैक्टिन का अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है, तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होगा तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, तो क्या होगा, उसकी वजह से ओवर रिलीज नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इनफर्टिलिटी कॉज हो जाएगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें जेनेटिक भी हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग, कुछ ड्रग्स भी होती हैं। ठीक है, ये भी इसमें आ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, तो पहले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करेंगे, सीमा एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, इसमें पीएच देखेंगे, ठीक है, इसमें हम काउंट देखेंगे और क्या देखेंगे, अमाउंट देखेंगे। ठीक है, दूसरे की अगर बात करें तो क्या करेंगे, चेक द लेवल ऑफ हार्मोन, हार्मोन का लेवल चेक करेंगे, एफएसएच का, एलएच का, ईस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का। ठीक है, उसके बाद स्टडी ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हमने कॉलेज में पढ़ा था, ओव्यूलेशन प्रॉब्लम, तो क्या करेंगे, ओव्यूलेशन स्टडी करेंगे, ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, एबनॉर्मल तो नहीं है। उसके बाद करेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। ठीक है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे। एंडोमेट्रियल बायोप्सी जो भी यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है उसमें से सैंपल लेंगे और लैब में क्या करेंगे, उसे टेस्ट करेंगे। उसके बाद लेप्रोस्कोपी। ठीक है, लेप्रोस्कोपी जो भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के जो भी इंटरनल ऑर्गन होंगे उसको विजुलाइज करने के लिए क्या करेंगे, लेप्रोस्कोपी करेंगे। ठीक है, अब करते हैं बात मैनेजमेंट की। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करेंगे हम, इनफर्टिलिटी का। तो पहला जो ड्रग देंगे वो देंगे
क्लोमिफेन सिट्रेट, ठीक है। ये क्या काम करेगी, हमने पहला कॉज पढ़ा था फीमेल कॉजेज में कि ओव्यूलेशन प्रॉब्लम, तो ये क्या करती है क्लोमिफेन सिट्रेट, जो भी ओव्यूलेशन होगा उसको क्या करेगी स्टिमुलेट कर देगी, ठीक है। ओव्यूलेशन में जो प्रॉब्लम आ रही थी क्या करेगी, ओवा को रिलीज कराती है, ठीक है। कौन सी दो, क्लोमिफेन सिट्रेट, ठीक है। और अगर बाई चांस ये क्लोमिफेन सिट्रेट इफेक्टिव नहीं है तो इसके लिए हम कौन सी दे सकते हैं, मेटफॉर्मिन दे सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन जो हमने कॉज पढ़ा था हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, जो प्रोलैक्टिन का जो अमाउंट है उसको क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। अब प्रोलैक्टिन का अमाउंट डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का इंक्रीज होगा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल होगी तो क्या होगा, ओवर रिलीज होगा, ओव्यूलेशन होगा, स्पर्म पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ह्यूमन मीनोपॉजल गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, HMG। ये क्या करती है, अगर बाई चांस कोई पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो वो FSH और LH को रिलीज नहीं कर पाता, ठीक है। तो क्या होगा, एक आर्टिफिशियल हम क्या देते हैं, इसमें क्या होता है FSH और LH होता है, ठीक है, जो क्या करता है मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है, ठीक है, फॉलिकल को क्या करता है स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो अगर हार्मोन की प्रॉब्लम आ रही है FSH और LH में तो उसके लिए कौन से देंगे, HMG, ह्यूमन मीनोपॉजल गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। अब बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की, ठीक है। तो उसमें एक पहला क्या है, ट्यूबल सर्जरी। इस क्या करेंगे, जो भी ट्यूबल सर्जरी क्या करेंगे, जो भी फैलोपियन ट्यूब है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसकी क्या करेंगे, सर्जरी कर देंगे, ठीक है। अब कुछ और भी टेक्नोलॉजी है, अगर इन सब से भी इनफर्टिलिटी ट्रीट नहीं हो रही तो उसके अलावा भी कुछ एक दो टेक्नोलॉजी होती है, उनका हम यूज करते हैं। तो जैसे कि पहला आ गया IUI। इसमें क्या करते हैं, IUI में इंट्रा यूट्रान इंसेमिनेशन, ठीक है। क्या हो गया, इंट्रा यूट्रान इंसेमिनेशन। इसमें क्या करते हैं, एक फाइन कैथेटर लेते हैं और क्या करते हैं, डायरेक्टली प्लेस कर देते हैं किसमें, यूट्रस में, ठीक है। सर्विक्स से होते हुए क्या कर देते हैं, यूट्रस में प्लेस कर देते हैं, जिससे कि जो स्पर्म होता है, जो लो मोटिलिटी वाले, जो हमने कॉज में पहला जो कॉज पढ़ा था कि लो मोटिलिटी स्पर्म, तो जो भी पेशेंट जिसके जो भी जिन पेशेंट में जिस कपल में लो स्पर्म मोटिलिटी की वजह से जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते, उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव होता है। उसमें क्या करते हैं, एक जो कैथेटर होता है उसे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, जिससे जो स्पर्म होता है वो डायरेक्टली कहां पहुंच जाता है, यूट्रस में, ठीक है, और आसानी से क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। अब बात करें इन विवो फर्टिलाइजेशन की, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि फीमेल के ओवा को लेते हैं और जो मेल का स्पर्म होता है उसे एक पेट्री डिश में लेते हैं और आउटसाइड द बॉडी क्या कराते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं, ठीक है। लैब में क्या करा लेंगे, पेट्री डिश में फर्टिलाइजेशन करा लेंगे और फर्टिलाइजेशन कराने के बाद क्या करेंगे, उसे यूट्रस में क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज इनफर्टिलिटी के साथ हमने डील किया था। मुझे उम्मीद है आपके समझ आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको ये पसंद आया तो और अगर इसके नोट्स आपको चाहिए तो एक बार आप मैसेज कर दें या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।